वेलकम टू जे आर एफ जोन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सभी यूजीसी नेट पेपर 1 को कवर कर रहे थे। पेपर 1 में आज की वीडियो में हम लर्निंग डिसेबिलिटीज को कवर करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने आपसे स्वयं प्रभा, मूक्स, दीक्षा ऐप, निपुण भारत इत्यादि कुछ एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ आप देखे होंगे और उसका एक समराइज नोट्स बना लिए होंगे। आज की वीडियो में हम लर्निंग डिसेबिलिटीज को कवर करेंगे, जिसे हम सीखने की अक्षमता के रूप में जानते हैं। तो ये यहाँ से भी आपको पेपर 1 में सवाल बराबर इनपुट होते हुए देखा है। पेपर 1 को देखेंगे तो यहाँ से कई एक टाइम आपसे सवाल इनपुट हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं और आज की वीडियो में हम लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज को कवर करेंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज होती क्या है। लर्निंग डिसेबिलिटीज को एक प्रकार का आप डिसऑर्डर मान सकते हो, एक प्रकार का विकार मान सकते हो, जो कि आपकी एबिलिटी को या पर्सन्स की एबिलिटी को क्या करता है, प्रभावित करता है। यहाँ पर जो डिस्कशन हम आपसे करेंगे डिसेबिलिटीज की तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो लर्निंग की डिसेबिलिटीज पर होगा। तो ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ये जो विकार होते हैं, वे हमारी एबिलिटी को प्रभावित करते हैं। अब जो प्रभावित करने का उनका एरिया होता है हमारे सीखने को और सीखने के प्रोसेस को, मतलब कि मैं सूचनाओं को कैसे लेता हूँ और कैसे सूचनाओं को संसाधित करता हूँ, इससे संबंधित विकार हम में देखने को मिल सकते हैं। ये जो विकार हो सकते हैं, पढ़ने से संबंधित हो सकता है, लिखने से संबंधित हो सकता है, मैथ बोलने से संबंधित, वर्बली, नॉन वर्बली या लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने से संबंधित हो सकता है। आप कह सकते हैं कि एक पर्सन की एबिलिटी पे ये इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जैसे रीडिंग स्किल्स पे, उनकी राइटिंग स्किल्स, उनकी स्पीकिंग पे, बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन पे, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेज पे, नॉन वर्बल क्यूज को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, तमाम तरह के व्यवधान ये उत्पन्न कर सकता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज को आप एक अम्ब्रेला टर्म के रूप में देख सकते हो। इसमें कई एक प्रकार की डिसेबिलिटीज इनपुट होती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, एडीएचडी, एपीडी इत्यादि, ये सब क्या है, आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज के एक टाइप्स के रूप में आप इनको सोच सकते हो, समझ सकते हो। मान के चलो कि लर्निंग डिसेबिलिटीज से आपकी एबिलिटी प्रभावित होती है। वो एबिलिटी आपके लर्निंग से संबंधित हो सकती है, आपके सीखने से संबंधित हो सकती हैं। तो आइए हम आपको एक एक करके दिखलाते हैं कि कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली है डिसलेक्सिया। इसको हम रीडिंग डिसेबिलिटीज के रूप में जानते हैं। रीडिंग डिसेबिलिटीज के रूप में जानते हैं। इसमें जो व्यक्ति होता है या जो पर्सन होता है उसको शब्दों को पहचानना और समझना उसके लिए कठिन हो जाता है। मतलब कि शब्दों को रिकॉग्नाइज करना, अंडरस्टैंड करना कठिन हो जाता है। बेसिकली आप डिसलेक्सिया में देखेंगे आपकी जो रीडिंग, राइटिंग एंड स्पेलिंग की में आपको कठिनाई महसूस होती है। आप फेस करेंगे कि मतलब आप फ्रिक्वेंटली फ्लुएंसी आप उसको रीड नहीं कर पाएंगे, या कहें कि डिकोड, रिकॉग्नाइज्ड वर्ड्स को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पढ़ेंगे तो आप बहुत स्लो पढ़ सकते हैं। आप डिफ़िकल्टी फेस करेंगे कंप्रिहेंशन को लेके, आप डिफ़िकल्टी फेस करेंगे स्पेलिंग एरर्स को लेके, ठीक है। तो जो डिसलेक्सिया होती है बेसिकली रीडिंग डिसेबिलिटीज़ के रूप में जानी जाती है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो उसको शब्दों को पहचानने और उसको समझने से संबंधी समस्याएं होती हैं। बेसिकली जो डिसलेक्सिया है रीडिंग डिसेबिलिटीज के रूप में जानी जाती है। व्यक्ति को पढ़ने संबंधी विकलांगताएं देखी जाती हैं। सेकेंड है हमारा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में जो व्यक्ति है उसको राइटिंग डिसेबिलिटीज हो जाती हैं। जैसे डिसलेक्सिया में आपको रीडिंग डिसेबिलिटीज हो रही थी, आपको पढ़ने में समस्याएं हो रही थी। डिस्ग्राफिया में आपको राइटिंग से मतलब लिखने से संबंधित डिसेबिलिटीज हो जाती हैं। इसमें जो व्यक्ति होता है वो लेटर्स को फॉर्म नहीं कर पाता है। आप कहने का मतलब है अक्षर और आकृतियों को बनाने में उसको परेशानी होती है। कई टाइम वो डिफ़िकल्टी टू टर्न थ्रू आउट एंड रिटन लैंग्वेज, ठीक है। तो उसको रिटन लैंग्वेज में परेशानी होती है, लिखने संबंधित समस्याएं उसको होती हैं, ठीक है। वो अपने थॉट्स को, अपने विचार को, ठीक है, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को वो लिख नहीं पाता है, उसको प्रस्तुत नहीं कर पाता है। ये एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है, ठीक है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसके कारण जो व्यक्ति होता है अपने थॉट्स को लेटर्स के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। उसको अक्षर और आकृतियां बनाने में परेशानी होती हैं। जो डिफ़िकल्टी कहाँ कहाँ फेस करता है, हैंड राइटिंग में, स्पेलिंग्स
रिटन थॉट ऑर्गेनाइज्ड रिटन थॉट्स अपने रिटन थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है, उसको इनकंसिस्टेंटली राइटिंग में भी प्रॉब्लम होती है। राइटिंग संबंधी इश्यूज के साथ साथ ग्रामर संबंधी इश्यूज भी देखे जाते हैं इसमें डिस्ग्राफिया में। कई बार एक जो व्यक्ति होता है वो डिसेबिलिटीज तो उसकी होती है, जैसे डिस्ग्राफिया है, साथ साथ में उसके पास डिसकैल्कुलिया भी हो सकती है, अब उसके साथ साथ में डिसलेक्सिया भी हो सकती है। कई बार वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज में फंसता है, ठीक है, मल्टीपल लर्निंग डिसेबिलिटीज में फंसता है, तो उसमें एक से अधिक कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। तो डिस्ग्राफिया में व्यक्ति जो होता है अपने विचारों को लिखित भाषा में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। अगला है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया का मतलब होता है मैथ से संबंधित डिसेबिलिटीज इसको देखने को मिलती हैं। इसको नंबर्स को समझने में और मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में समझने में परेशानी होती है। जैसे डिसकैल्कुलिया आए तो आप कैलकुलेशन से इसको रिलेट कर पाओगे कि ये मैथ की डिसेबिलिटीज है, ठीक है। इसमें जो व्यक्ति होता है उसको नंबर्स को अंडरस्टैंड करने में, मैथ के फैक्ट्स के, मैथ के कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक मैथमेटिकल रीजनिंग्स को अंडरस्टैंड करने में परेशानी होती है, ठीक है। प्रॉब्लम उसको बेसिक मैथमेटिक्स सीक्वेंसिंग में अंडरस्टैंडिंग समय वगैरह को लेकर भी होती है, बेसिक मापन वो नहीं कर पाता है। तो अगर ये सारी उसके अंदर एबिलिटीज नहीं है तो आप कह सकते हैं कि वो डिसकैल्कुलिया का शिकार है, ठीक है। इसके अलावा अगला है लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसे हम एलपीडी के रूप में जानते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। आप लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को एक प्रकार का ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोल सकते हो, मतलब कि एक ऐसा डिसऑर्डर जो कि आपके श्रवण से संबंधित हो सकता है या श्रवण संबंधी समस्या के कारण आपके पास लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जैसी समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो शब्दों को बनाने वाली ध्वनियों को अथवा उसके अर्थों को समझना उसके लिए कठिन हो जाता है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ साउंड्स दैट मेक वर्ड्स, ठीक है, ऐसे साउंड्स जो कि वर्ड्स को बनाते हैं, तो उसको समझने में उसको परेशानी होती है, उसको समझने में उसको परेशानी होती है। तो ये एक प्रकार का ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है। इसमें जो व्यक्ति होता है उसको अंडरस्टैंड करने में, लैंग्वेज को समझने में परेशानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स में परेशानी होती है। कई टाइम वो वोकैबुलरीज को लेके, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लेके और वर्बल कम्युनिकेशन को लेके भी परेशान दिखता है। भाषा संबंधित तो है ही, अब चाहे वर्बल हो नॉन वर्बल हो, ठीक है। तो लेकिन लैंग्वेज जो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है उसमें उसको वोकैबुलरी संबंधित, सेंटेंस स्ट्रक्चर से संबंधित या वर्बल कम्युनिकेशन से संबंधित उसको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जब एग्जामिनेशन में जो आपको इसके सेंटेंस मिलेंगे, जो बेसिक सेंटेंस होते हैं और जो प्रायर सेंटेंस होते हैं वो ही पूछे जाते हैं आपसे। तो एक तो पूछा जा सकता है कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है एक प्रकार का, दूसरा आपसे यही पूछा जाएगा कि भाई ऐसे व्यक्ति जिनके पास एलपीडी की समस्या होती है वो उनको साउंड्स दैट मेक्स अप वर्ड्स, कहने का मतलब है वो उनको शब्दों को बनाने वाली जो ध्वनियां होती हैं उनके अर्थों को समझना उनके लिए कठिन होता है, ठीक है। अगला है विजुअल परसेप्चुअल ऑर्डर। विजुअल परसेप्चुअल ऑर्डर का मतलब है इसमें भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब जो चीज आप देख पा रहे हो उसको कॉपी नहीं कर पा रहे हो, कहने का मतलब है जो चीज आप देख पा रहे हो उसको लर्न नहीं कर पा रहे हो, उसको सीख नहीं पा रहे हो। जो आप जो देखते हो उसको समझना या चित्रित करना या उसको कॉपी करना आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है। अगर ऐसी समस्या है तो विजुअल परसेप्चुअल डिसऑर्डर है। इसमें जो व्यक्ति होता है उसको विजुअल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना कठिन होता है, वो अपनी आई साइट को रिलेट नहीं कर पाता है। आई साइट को रिलेट अगर नहीं पाएगा वो कुल मिला के पढ़ नहीं पाएगा, कॉपी नहीं कर पाएगा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा पैटर्न को। देखो स्पेटियल का मतलब क्या है, स्पेटियल का मतलब विजुअल से संबंधित है ना। आपको याद होगा हमने जब आपको लर्निंग के स्टाइल्स बताए थे उसमें बताए थे, एक वर्ड्स और जो टेक्निकल बताए थे हमने वो टैक्टाइल को बताया था। टैक्टाइल का मतलब वहां पे क्या बताया था, काइनेस्थेटिक, जो हमने कहा था आपसे मोटर स्किल संबंधी जो समस्याएं होती हैं, ठीक है। और वहां पे स्पेटियल के बारे में बताया था कि जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, जो विजुअल लर्नर्स होते हैं उनके लिए परेशानियां होती हैं। वो परेशानी ये है कि वो जो देखते हैं उसको कॉपी नहीं कर पाते हैं, उसको नकल नहीं कर पाते हैं। अगला है नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर। नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर का मतलब है, एक तो देखिए जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, कम्युनिकेशन दो प्रकार से बेसिक रूप से हम करते हैं, एक तो वर्बली करते हैं, दूसरा नॉन वर्बल करते हैं। वर्बली का मतलब जो कम्युनिकेशन हम बोल कर करते हैं,
जो कम्युनिकेशन हम बोल कर करते हैं। नॉन वर्बल का मतलब जो कम्युनिकेशन हम बिना बोले करते हैं। जैसे इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे हाथ का जो मूवमेंट है, मेरी पर्सनालिटी का जो मूवमेंट है, जो मेरे फेस का एक्सप्रेशन है, आप उससे बहुत सारी चीज़ें समझ पाते हो, ठीक है? तो ये सब क्या है? नॉन वर्बल है। जो मैं बोल रहा हूँ वो वर्बल है। तो जो नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो डिफ़िकल्टीज फेस करता है, किसमें? जो चीज़ें बोली नहीं जाती हैं उनको वो समझने में बहुत कठिनाई फेस करता है। ठीक है? तो जिनमें वर्ड्स शामिल नहीं होते हैं, शब्द नहीं शामिल होते हैं, उनको समझने में वो बहुत कठिनाई फेस करता है। जैसे विजुअल है, मोटर है, सोशल स्किल्स है, इन सब में उसको कठिनाई फेस होती है। ठीक है? अब नॉन वर्बल क्यूज, वर्बली क्यूज को तो समझ लेता है, लेकिन नॉन वर्बल क्यूज जैसे लाइक बॉडी लैंग्वेज, हमारे मतलब कि तमाम सिंबल्स जो होते हैं, उन सब को समझना उसके लिए कठिन हो जाता है। ठीक है? जैसे आप लोग रास्ते पे जाते रहते हो, तो जहाँ पे मोड़ होता है, जहाँ पे पुल होता है, जहाँ पे नदी होती है, सबके लिए सिंबल्स बने होते हैं, उन सबको भी उसको अंडरस्टैंड करना कठिन हो जाता है, क्योंकि वो साउंड तो कर नहीं रहे हैं, वो नॉन वर्बल ही हैं। ठीक है? वो क्या है? नॉन वर्बल ही हैं। जो विजुअल स्पेटियल्स होते हैं उनको वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है, उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, इस वजह से उसको डिसऑर्डर्स फेस करना होता है। जो चीज़ें बोली जा रही हैं उसको समझ में आ रहा है, जो चीज़ें वो देख रहा है उसको उतने अच्छे से नहीं समझ पा रहा है। ठीक है? अब देख पा रहा है क्या मतलब कि जो नॉन वर्बल क्यूब्स हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो नॉन वर्बल सेंसेस हैं। ठीक है? अगला है अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी जिसे हम बोलते हैं। इसका जो मेन टर्म है आप ध्यान रखिएगा, जो फोकस और अटेंशन नहीं दे पाता है किसी भी कार्य को प्रति, किसी भी लर्निंग एक्टिविटीज के प्रति। कहने का मतलब है वो अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता है। जो एडीएचडी है वो व्यक्ति को ध्यान देना कठिन बना देता है। वो किसी काम के प्रति खुद को लगा नहीं पाता है, किसी कार्य के प्रति वो खुद को लगा नहीं पाता है, खुद को सेंट्रलाइज नहीं कर पाता है। ऐसे में जो है उसको सीखने संबंधी, काम करने संबंधी या बातचीत करने संबंधी परेशानियां होती हैं। जब वो किसी कार्य पे अटेंशन नहीं दे पाएगा, फोकस नहीं दे पाएगा, तो उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है? अगला है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो जो प्लान करता है उसका समन्वय करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जो प्लान करता है उसको कोऑर्डिनेट करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वो अपनी मोटर स्किल्स को मैनेज नहीं कर पाता है। अपनी मोटर स्किल्स का मतलब चाहे वो लिख रहा है, चाहे वो बैलेंस कर रहा है, चाहे अपने शरीर मतलब कि शरीर के अंगों के माध्यम से कोई गतिविधि कर रहा है, तो उसको वो मैनेज नहीं कर पाता है। ठीक है? उसमें वो कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता है डिस्प्रेक्सिया में। ठीक है? उसमें वो कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता है। उसके लिए भाई राइटिंग हो सकती है, टाइपिंग हो सकती है। ठीक है? आप कह सकते हैं इन सारी एक्टिविटीज में जिसमें मोटर स्किल्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें गति का इस्तेमाल हो रहा है, उन कार्यों में वो खुद को अनकंफर्ट फील करता है। ठीक है? अगला है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। दूसरा इसके साथ में CAPD भी है। स्पीच एंड जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बोलने संबंधी और भाषा संबंधी परेशानियां होती हैं। ठीक है? तो इसमें दो तीन टाइप्स होते हैं। जैसे एक होता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। इसमें जो व्यक्ति होता है अपने विचारों को, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पाता या उसमें कठिनाई उसको होती है। रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में चीज़ों को वो अंडरस्टैंड करने में परेशानी होती है, स्पोकन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में परेशानी होती है। और जो मिक्स रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर होता है उस व्यक्ति में ये दोनों समस्याएं होती हैं। मतलब कि वो थॉट्स एंड आइडियाज को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, दूसरा उसको बोलने संबंधित परेशानियां भी होती हैं। ठीक है? अगला है CAPD। CAPD का मतलब है सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है? तो सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का मतलब है कि इसमें जो व्यक्ति का ब्रेन होता है वो ऑडियो सिग्नल्स को समझने में कठिनाई महसूस करता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो साउंड्स होते हैं उनकी ध्वनियों के बीच में वो अंतर नहीं कर पाता है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है साउंड्स की ध्वनियों के बीच में। इसे हम बोलते हैं CAPD।
एक लास्ट है डिस्फेजिया, जिसको हम बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का लैंग्वेज डिसऑर्डर है, जो कि आपके ब्रेन में डैमेजेज के कारण ये परेशानी आपको देखने को मिलती है। इसका जो मेन कॉज होता है, जैसे कई टाइम मनुष्य को स्ट्रोक आता है, कई टाइम उसके ब्रेन में ट्यूमर्स होते हैं, कई टाइम वो उसका जो ब्रेन होता है इन्फेक्शंस के कारण प्रभावित होता है, तो डिस्फेजिया जैसी समस्या होती है। एक प्रकार का लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, जो कि ब्रेन में डैमेजेज के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये व्यक्ति के बोलने संबंधी, अंडरस्टैंड करने संबंधी, रीड करने संबंधी, राइट करने संबंधी परेशानियां ला देता है। क्यों लाता है? जैसे ब्रेन में स्ट्रोक आता है, इंजरी आती है, या ब्रेन में ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, तो ये प्रभावित होता है। लेकिन डिस्फेजिया से संबंधित जो अच्छा ये सारी चीजें एक साथ प्रभावित होती हैं, तो जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल होती है डायरेक्टली प्रभावित हो जाती है। किसके कारण? डिस्फेजिया के कारण। जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति की एबिलिटी सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो जाती है। वो इस डिसेबिलिटी के कारण स्पीक करना, अंडरस्टैंड करना उसका बंद हो जाता है। तो उसकी प्रत्यक्ष रूप से जो अगर कुछ प्रभावित होता है, तो वो प्रभावित होती है उसकी कम्युनिकेशन स्किल। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल भी पूछे गए हैं। तो डिस्फेजिया को लेके चलेंगे तो यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल प्रभावित होती है। इसके अलावा अगर आप स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर पे जाएंगे तो ये तीन प्रकार के हैं। एक्सप्रेसिव, जिसमें थॉट्स एंड आइडियाज को एक्सप्रेस करना कठिन होता है। दूसरा रिसेप्टिव में स्पोकन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना। देन एक्सप्रेस मिक्स्ड में दोनों, मतलब कि स्पीकिंग एंड थॉट्स एंड आइडियाज को। ठीक है, सीएपीडी में जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति साउंड्स के सिग्नल्स को समझने में अक्षम महसूस करता है। जो डिस्प्रेक्सिया है, डिस्प्रेक्सिया में जो व्यक्ति प्लान करता है, जो उसकी मोटर स्किल्स होती हैं, उसमें वो समन्वय नहीं कर पाता है, उसमें वो समन्वय नहीं कर पाता है। आप कह सकते हैं कि मोटर स्किल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है। अगर आप एडीएचडी पे आएंगे तो एडीएचडी का मतलब इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता है। ठीक है, वो उतना फोकस, उतना अटेंशन नहीं दे पाता है। नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर में आएंगे तो वर्बली तो वो सारी चीज समझता है, लेकिन जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं उनको वो नहीं समझ पाता है। ठीक है, विजुअल, परसेप्चुअल और डिसऑर्डर पे जाएंगे तो ये उसको जो चीज देखता है उसको नकल नहीं कर पाता है, उसकी कॉपी नहीं कर पाता है, उसको चित्रित नहीं कर पाता है। ठीक है, लैंग्वेज डिसऑर्डर एलपीडी में आएंगे तो ये एक ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है। इसमें जो व्यक्ति होता है शब्दों की बनाने वाली ध्वनियों को या उसके अर्थों को नहीं समझ पाता है। डिसकैलकुलिया का मतलब है कि भाई मैथ से संबंधित समस्याएं होती हैं, उसको नॉर्मल नंबर्स, मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में बहुत परेशानियां होती हैं। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है उसको रिटन लैंग्वेज संबंधी परेशानी होती है, जिसको राइटिंग डिसेबिलिटीज आप कहते हो। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो अक्षर और आकृतियां होती हैं व्यक्ति को उसको समझने में दिक्कतें होती हैं। डिसलेक्सिया का मतलब होता है रीडिंग डिसेबिलिटीज। इसमें जो व्यक्ति होता है शब्दों को पहचानना और उसके लिए अंडरस्टैंड करना कठिन हो जाता है। रीडिंग, राइटिंग एंड स्किल संबंधी उसको समस्याएं होती हैं। ठीक है, बाकी लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है हमने आपको बता ही दी। एक प्रकार की डिसेबिलिटीज है जो कि व्यक्ति की एबिलिटी को प्रभावित करती है। यहाँ पे हम लर्निंग पे फोकस कर रहे थे, इसलिए जो व्यक्ति होता है उसके लर्निंग एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग को वो प्रभावित करता है। जैसे रीड, राइट, स्पीक एंड मैथ के बेसिक कैलकुलेशंस करने में उसको परेशानी होती है, तो इसी को हम बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आए होंगी। पीछे कुछ कैसे एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ। फटाफट आप लोग देखिए, कह रहा है कि ड्यू टू विच फॉलोइंग डिसेबिलिटीज लर्नर्स हैव डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी एंड फ्रैक्शंस। कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंतर्गत जिसको डिसेबिलिटीज है, और डिसेबिलिटीज किस टाइप की है, वो क्वांटिटी एंड फ्रैक्शंस को नहीं समझ पा रहा है। फ्रैक्शंस मतलब मैथ, ठीक है, फ्रैक्शंस को नहीं समझ पा रहा है। तो मैथ के लिए जो परेशानी होती है या जो डिसेबिलिटीज होती है व्यक्ति को, जब वो बेसिक मैथ्स की बातों को नहीं समझ पाता है, मेजरमेंट को नहीं समझ पाता है, मापन को नहीं समझ पाता है, तो उसको डिस्कैलकुलिया संबंधित परेशानी होती है। इसके पहले आपने देखा है। आगे अगर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट द कम्युनिकेशन। अभी अभी आपने देखा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटीज डायरेक्टली अफेक्ट द कम्युनिकेशन स्किल। वो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज है जो कि प्रत्यक्ष रूप से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रभावित करती है। अभी अभी आपने देखा, इसके लिए जो राइट विकल्प होगा डिस्फेजिया होगा, डिस्फेजिया होगा। आगे चलेंगे, डिस्ग्राफिया। कह रहा है कि डिस्ग्राफिया क्या है। डिस्ग्राफिया में देखेंगे तो हमने बताया था आपको एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। पहला तो यही सब खत्म हो गया अपने मन से, ठीक है। ये कह रहा है एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, खत्म हो गया। स्पीच डिसऑर्डर है, नहीं है। लोकोमोटिव नहीं है भाई, ये है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें जो व्यक्ति होता है
व्यक्ति लेटर्स को सेव नहीं कर पाता है, लेटर्स को सेव नहीं कर पाता है, इसलिए इसका राइट विकल्प कौन सा होगा? 4 होगा। अगर आगे हम चलेंगे, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड को आपको मैच कराना है, इसके लिए थोड़ा सा विचार करना होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है। कह रहा है कि डिस्कैलकुलिया क्या है? डिस्कैलकुलिया में बच्चों को मैथ्स, बेसिक मैथ्स संबंधी परेशानी होती है, तो डिस्कैलकुलिया को देखेंगे तो इसमें देखिए पहला रीडिंग राइटिंग थे, तो कैलकुलिया के हैं लिए है नहीं, राइटिंग करेक्टिंग स्पेलिंग ये भी तो नहीं है, होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स भी नहीं है। अब कैलकुलिया के लिए कौन सा होगा? काउंटिंग वाला विकल्प होगा, ठीक है, काउंटिंग वाला विकल्प होगा। और ऐसे में आप देखेंगे अब तीसरा जो है डिसलेक्सिया को देखिए, इसमें सीखने संबंधी परेशानी होती है। आप अगर डिस्प्रैक्सिया को देख रहे हैं, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया को देखिए, डिसलेक्सिया में आपको रीडिंग एंड राइटिंग संबंधी प्रॉब्लम्स। डिस्ग्राफिया को अगर देख रहे हैं तो डिस्ग्राफिया में डिस्कैलकुलिया हो गया, आपको ट्रबल एंड राइटिंग संबंधी परेशानी। अगर आप डिस्प्रैक्सिया को देखेंगे तो डिस्प्रैक्सिया में आपको होल्डिंग संबंधी परेशानी होगी, वस्तुओं को पकड़ने संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा अगर डिसलेक्सिया को देखेंगे तो डिसलेक्सिया में आपको रीडिंग एंड राइटिंग वर्ड संबंधी परेशानी होंगी। और डिस्ग्राफिया को अगर आप देखेंगे तो इसमें राइटिंग करेक्ट स्पेलिंग संबंधी परेशानी होंगी, राइटिंग करेक्ट स्पेलिंग संबंधी परेशानी होगी। इस तरह हिसाब से देखेंगे तो पहले का ये चौथा बन रहा है, पहले का चौथा बन रहा है, सेकंड का पहला। डिस्ग्राफिया का मतलब हो जा रहा है कि राइटिंग करेक्ट स्पेलिंग्स, ठीक है, एंड फोर्थ का मतलब है, डिस्ग्राफिया का मतलब ये हो गया, और फोर्थ का मतलब है होल्डिंग ऑब्जेक्ट संबंधी परेशानी है डिस्प्रैक्सिया का, ठीक है। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, इस सवालों को आपको ध्यान से देखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। इससे संबंधित मैं यूनिट वाइज टेस्ट आपको जल्दी ही एक सीट उसकी प्रोवाइड करूंगा, उसमें बहुत सारे टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित सवाल होंगे जिसके पे आपको डिस्कशन, जिस पे आपको अब जिसको आपको हल करके अपनी एक्सपीरियंसेज को, अपने प्रैक्टिसेस को मजबूत करना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हमने टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को कवर की, बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटीज को हमने कवर की। यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। हो सकता है शाम की जो 7 बजे की क्लासेज हैं वो क्लासेज अपने समय से 1 घंटे डिले हों, ठीक है। 7 से 8 जो 7 से 8 क्लासेज होती हैं वो 8 से 9 आपको देखने के लिए मैं कहीं निकल रहा हूँ, हो सकता है आने में हमको लेट हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।